दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 8 की सेकेंड चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य संसाधन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम मुख्यतः भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि मृदा किसे कहते हैं, यह कैसे बनती है तथा मृदा के निम्नीकरण एवं संरक्षण के क्या कारण और उपाय है। अध्याय के आखिर में हम जल उपलब्धता की समस्याएं, जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है भूमि। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग रहने योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। पर्वतों के तीव्र ढाल, जल भराव संभावित क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। इसके ठीक विपरीत उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भूमि उपयोग। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वन संरक्षण, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के महत्वपूर्ण निर्धारक है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए जहां तहां हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। हमारा अगला टॉपिक है भूमि संसाधन का संरक्षण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकना आवश्यक हो गया है। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचालन पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। हमारा अगला टॉपिक है भूस्खलन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है या नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। हमारा अगला टॉपिक है मृदा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है।
हमारा अगला टॉपिक है मृदा निर्माण, निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक स्थल का स्वरूप और जलवायु कारक हैं। अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां इस प्रकार से है: मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, चट्टान बांध तथा बीज के फसल उगाना इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है जल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। महासागरों का जल खारा है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। आलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% आलवण जल उपलब्ध है और वह मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है जल उपलब्धता की समस्याएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति के कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है जल संसाधनों का संरक्षण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत अधिक उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं इत्यादि। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पंछी,
कीट एवं जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन जैसे पौधे सम्मिलित हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। यदि प्रजातियों की संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।